हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो आज का जो सेशन होगा वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का थर्ड एंड लास्ट सेशन होगा। जी हाँ, यहाँ से मैं ख़त्म करने वाली हूँ उसको। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम चरण, यानी 1919 की जो शुरुआत होती है यहीं से शुरू होती है गांधीवादी युग का। तो आज हम कवर करने वाले हैं गांधी युग को, यानी 1919 से 47 तक की घटनाओं पे हम चर्चा करने वाले हैं, जहाँ से गांधी युग की शुरुआत होती है, गांधीवादी चरण की शुरुआत होती है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का 2 वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है ना, तो प्लीज़ उसको जाकर के फ़ौरन देख लें, क्योंकि ये आप ही की एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है और वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उतनी ही चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है जितना आपके लिए ज़रूरी है इस समय। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़ने हैं तो आप एनसीईआरटी को ज़रूर से पढ़िए, और इसके लिए मैं जो एमसीक्यूज़ लाऊंगी उसको भी आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो आज हम चर्चा करते हैं गांधीवादी चरण यानी 1919 से 1947 तक की घटनाओं के बारे में। 1919 से 1947 के काल को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल का तृतीय चरण या गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण था। स्वतंत्रता संग्राम के पहले 2 चरणों में नरमपंथी और गरमपंथी दलों के नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया। वहीं तीसरे चरण में महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र बिंदु रहे। इस युग के राष्ट्रीय आंदोलन ने जन संघर्ष का रूप धारण कर लिया। राष्ट्रवादियों, क्रांतिकारियों, सैनिकों, किसानों, मजदूरों, सामान्य जन सभी ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस काल में कांग्रेस ने पहले तो ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और फिर अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई, जिसके 3 निरंतर प्रगतिशील चरण असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन थे। इस चरण में हिंदू मुस्लिम मतभेद अपने चरम स्तर पर पहुंच गए। इसके परिणामतः 1940 में जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। 1942 में करो या मरो नारे के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। अंततः भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की विजय हुई और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया। इसके बाद गांधी जी का भारत आगमन। जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे। यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से वे सर्वाधिक प्रभावित हुए और कालांतर में गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। गांधी जी जिस समय भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया और भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उन्हें कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की थी। कब प्रदान की थी? 1915 में की थी। इसके बाद भारत आने पर गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसका उद्देश्य रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन देना था। गांधी जी का भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उदय उत्तरी बिहार के चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद के श्रमिक विवाद आंदोलन और गुजरात के खेड़ा कृषक आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के बाद हुआ था। भारत में गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो पहला जो सत्याग्रह हुआ था वो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया। चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के 2 प्रमुख चरण थे। चंपारण में नील बागान के मालिकों के द्वारा तकावी ऋण और 3 कठिया व्यवस्था जो था वो कृषकों को अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसके कारण किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों यानी डाई का विकास हो गया था, जिससे भारतीय कृषकों के द्वारा उगाए गए नील की मांग ठप हो चुकी थी। इसके परिणामतः चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए। यूरोपीय बागान मालिकों ने इस स्थिति का फायदा उठाया और लगान व गैर कानूनी अबवाब की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने इस अवस्थिति से गांधी जी को अवगत कराया। गांधी जी चंपारण पहुंच करके कृषकों की समस्याओं से अवगत हुए और सरकार को इस समस्या का हल करने के लिए कहा। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया। गांधी जी आयोग को समझाने में सफल रहे कि 3 पद्धति समाप्त होनी चाहिए। गांधी जी के प्रयास से ही किसानों को अंग्रेज नील बागान मालिकों से मुक्ति मिली। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। चंपारण सत्याग्रह में ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख और जेबी कृपलानी उनके सहयोगी थे। इसके बाद हुआ अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, जो कि
प्रथम भूख हड़ताल था, 1918 में हुआ। यह आंदोलन मिल मालिक और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर के हुआ। वस्तुतः प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ी महंगाई के चलते मजदूर इसे बरकरार रखना चाहते थे। तथ्यों की गहराई से जांच करने के बाद गांधी जी ने 35% बोनस की मांग की। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और ये भी कहा कि जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गांधी जी इससे क्षुब्ध हुए और उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए कहा और सारे मामले को न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। न्यायाधिकरण ने भी 35% बोनस देने को कहा। इसके बाद इस पूरे आंदोलन में अंबाला साराभाई की बहन अनसुईया बेन गांधी जी की मुख्य सहयोगी रही। इसके बाद हुआ खेड़ा आंदोलन, जो कि प्रथम असहयोग आंदोलन था। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ। खेड़ा में फसल बर्बाद होने के बावजूद भी सरकार के द्वारा मालगुजारी वसूल की जा रही थी। किसानों के द्वारा इसका विरोध किया गया और मालगुजारी माफ करने की मांग की गई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी ने पूरे मामले की पड़ताल करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि किसानों की मांग जायज है। वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक आदि नेता भी गांधी जी के साथ रहे। इस आंदोलन में गुजरात सभा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस वर्ष इसके अध्यक्ष गांधी जी थे। इस बीच सरकार के द्वारा गुप्त निर्देश जारी किया गया कि लगान उन्हीं से वसूल किया जाएगा जो कि देने की स्थिति इसमें है। इसकी जानकारी मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया। तो यहाँ पे एक बॉक्स है जिसमें कि रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में चर्चा की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा ध्यान से। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। इस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट केवल संदेह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकता है। इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून कहा जाता है। इसे काले कानून की भी संज्ञा दी जाती है। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किया और 6 अप्रैल को जनता से देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। अंग्रेजों के विरोध हेतु सत्याग्रह सभा की भी स्थापना की गई। इसके बाद 9 अप्रैल, कुछ स्रोतों में आपको यहाँ पे 8 अप्रैल मिल सकता है, कुछ स्रोतों में कहा गया है 8 अप्रैल, तो 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद हम कुछ जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 9 अप्रैल, कुछ स्रोतों में 10 अप्रैल कहा जाता है। 9 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना समझा और सभा स्थल पर पहुंच करके निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 379 थी, 379 थी, लेकिन वास्तव में इससे भी ज्यादा लोग मर गए थे। गांधी जी को लगा कि कहीं पूरा देश हिंसा की चपेट में न आ जाए, अतः उन्होंने 18 अप्रैल को आंदोलन वापसी की घोषणा की। इस नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई नाइट की उपाधि वापस कर दी। दीनबंधु एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझ करके की गई हत्या कहा है, जबकि शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य पद से त्यागपत्र दे दिया। इस हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयबजी और जयकर इत्यादि थे। कांग्रेस की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर की निंदा की और उनके निर्णय को विवेकहीन एवं भावावेश में उठाया गया कदम बताया। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया, जिसमें कि 3 भारतीय सदस्य चिम्मनलाल शीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमृतसर की तत्कालीन परिस्थितियों में मार्शल लॉ लागू और बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाना आवश्यक हो गया था, लेकिन डायर ने अपने कर्तव्य को गलत समझा और तर्कसंगत आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया। फिर भी उसने ईमानदारी से जो उचित समझा वही किया। हत्याकांड के दोषी लोगों को बचाने के लिए सरकार ने हंटर आयोग की रिपोर्ट आने से पहले ही इंडेमनिटी बिल पास कर लिया था। कौन सी बिल पास कर लिया? इंडेमनिटी बिल पास कर लिया था। सजा के तौर पर डायर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर की प्रशंसा में भाषण दिए गए और समनार्थ तलवार यानी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और 2600 पाउंड की धनराशि दी गई। इसके बाद
खिलाफत आंदोलन हुआ। विश्व और भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ सेवर्स यानी सेब्रे की संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। मित्र राष्ट्रों के रवैया से भारतीय मुसलमान सहित विश्व के सभी मुसलमानों में रोष की लहर दौड़ उठी। भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। 1919 में अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खां और हजरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का नेतृत्व किया गया। नवंबर 1919 में दिल्ली की खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का सुनहरा अवसर माना। जून 1920 में खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी को ब्रिटेन के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया और आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी को चुना गया। 1924 में ये आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। असहयोग आंदोलन 1920 से 1921। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। नागपुर में असहयोग आंदोलन की पुष्टि के साथ साथ दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वो निर्णय थे, पहले निर्णय के अनुसार स्वशासन का लक्ष्य त्याग करके ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया। इस प्रकार कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक दायरे से बाहर आकर के जन संघर्ष को अपनाया। और दूसरे निर्णय के अनुसार कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों की एक सूची तैयार की गई, जो सूची में ये था कि सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना, एक अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन, स्वदेशी वस्तुओं मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन, चरखे तथा खादी का प्रयोग शुरू किया गया, यथासंभव हिंदी भाषा का प्रयोग आदि। ये एक तरह का सूची तैयार की गई जो कि दूसरे निर्णय के अनुसार था। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए कांग्रेसियों ने संवैधानिक उपायों के साथ साथ सरकार को कर देने से मना करने व सीधे कार्यवाही जैसे गतिविधियों को अपनाने पर जोर दिया। विदेशी कपड़े की सार्वजनिक होली जलाई गई, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए गए। थोड़े ही समय में विदेशी कपड़ों का आयात घट करके आधा ही रह गया। पूरे देश में आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। देश के कई प्रख्यात वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। इनमें मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशम व राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से को प्रारंभ कर दिया। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के विजयवाड़ा अधिवेशन जो कि मार्च 1921 में हुआ, इसमें कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य 1 करोड़ रखा गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया और लंगोटी पहनने लगे और जीवन भर अर्धनग्न फकीर की तरह रहे। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम 2 रूपों में रहे, प्रथम सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक जो रूप था वो था राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना, अस्पृश्यता विरोध, हिंदू मुसलमान एकता, इसके साथ ही स्वदेशी का प्रचार, खादी वस्त्रों के निर्माण और उपयोग को प्रोत्साहन देना और शराबबंदी। और जो दूसरा नकारात्मक रूप था उसमें सरकारी उपाधि, प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार करना, सरकारी उत्सवों व समारोह का बहिष्कार और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अवैतनिक पदों, स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्यागपत्र। ये नकारात्मक रूप था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय कांग्रेस को तिलक की मृत्यु का एक बड़ा सदमा झेलना पड़ा। उनकी स्मृति में असहयोग आंदोलन को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों का कांग्रेस द्वारा गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार किया गया था और कांग्रेस ने 1920 के चुनावों में भाग नहीं लिया। 1921 में लॉर्ड रीडिंग को भारत का वायसराय बनाए जाने पर दमन चक्र और बढ़ गया। मुख्य नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। इसके परिणामतः जगह जगह पर लाठीचार्ज, मारपीट और हत्याकांड शुरू हो गए। पंजाब के गुरुद्वारों पर भ्रष्ट महंतों का कब्जा समाप्त करने के लिए सिखों द्वारा अकाली आंदोलन नामक एक अहिंसक आंदोलन चलाया गया। असम के चाय बागानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मेदिनीपुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को कर देने से इनकार कर दिया। उत्तरी केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने शक्तिशाली जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया और आंध्र प्रदेश में
वन कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को घोषणा की कि अगर 7 दिनों के भीतर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं किए गए और प्रेस पर सरकार ने नियंत्रण समाप्त नहीं किया तो वे करों की अदायगी रोकने समेत सामूहिक रूप से बारडोली में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। लेकिन इसी समय चौरी चौरा कांड हो गया, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो आइए हम कुछ चौरी चौरा कांड के बारे में जानते हैं। तो 5 फरवरी 1922 को, कुछ अन्य स्रोतों में इसे 4 फरवरी 1922 को माना जाता है। 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस व खिलाफत आंदोलन के एक जुलूस पर गोली चलाई जाने के कारण भड़की जनता ने थाने में आग लगा दी, जिसमें कि एक थानेदार और 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई। बढ़ती हिंसक गतिविधियों को देखते हुए गांधी जी ने बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई, जिसमें कि चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस कदम की आलोचना की। देश के विभिन्न भागों में मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए सरकार ने कड़े कदम उठाने का निश्चय किया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया और 6 साल की सजा दी गई। 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण गांधी जी को समय से पहले ही छोड़ दिया गया। इसके बाद हम जानेंगे कि असहयोग आंदोलन का क्या महत्व रहा है। असहयोग आंदोलन की राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। आंदोलन ने देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। लोगों में निर्भीकता व उत्साह का संचार हुआ। जनता को अपनी वास्तविक शक्ति का आभास हुआ और आगे चल करके ऐसे ही तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्ति की जा सकी। स्वराज पार्टी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। कांग्रेस ने विधानमंडलों के भीतर प्रवेश करके अंदर से लड़ाई का विचार प्रस्तुत किया और 1923 के चुनावों के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। सी.आर. दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। इस पार्टी को बाद में स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाने लगा, जो कि मार्च 1923 में बनी। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे स्वराज पार्टी के। ध्यातव्य है कि वे लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत कर रहे थे उन्हें परिवर्तन समर्थक कहा जाने लगा, जिनमें विट्ठल भाई पटेल, कस्तूरी रंगा, हकीम अजमल खां, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास थे। जबकि वे लोग जो विधान परिषदों में प्रवेश के पक्षधर नहीं थे वे परिवर्तन विरोधी यानी अपरिवर्तनवादी कहलाए, जिनमें राजगोपालचारी, अयंगर, M.A. अंसारी और राजेंद्र प्रसाद थे। एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है। उल्लेखनीय है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। इसके बाद सितंबर 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना आजाद ने की थी, जिसमें स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान कर दी गई। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस फिर से पुनः विभाजन से बच गई। स्वराजियों ने 1923 के विधानमंडल चुनावों में हिस्सा लेते समय जारी किए गए अपने घोषणा पत्र में ये प्रतिज्ञा की कि वे केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय परिषदों के द्वारा सरकार के कामकाज को बाधित करने के लिए सतत, सुसंगत व अविरल नीति का पालन करेंगे। नवंबर 1923 के चुनावों में स्वराजियों ने हिस्सा लेकर के अच्छा प्रदर्शन किया। केंद्रीय विधानमंडलों की 101 निर्वाचित सीटों में से कांग्रेस ने 42 पर जीत हासिल की। प्रांतीय विधानसभाओं में स्वराजियों को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और बम्बई में उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सफलता मिली। स्वराजियों को मद्रास और पंजाब में सांप्रदायिकता और जातिवाद की लहर के कारण आशा के अनुरूप सफलता मिली। स्वराजियों ने चुनावी विजय के बाद महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जिनमें कि कुछ उपलब्धियां हम जानेंगे क्या क्या थी। कुछ मुख्य उपलब्धियां 1919 के अधिनियम की जांच के लिए मूडीमैन समिति की नियुक्ति करवाना, दमनात्मक कानूनों को समाप्त करवाने के लिए संघर्ष, श्रमिकों की स्थिति को बेहतर बनाना, मजदूर संघों की सुरक्षा आदि। स्वराजियों ने उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधारों की खामियों को उजागर किया गया। 1923 से 24 में नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों में हुए चुनावों में कांग्रेस को विशेष सफलता मिली। कलकत्ता के मेयर सी.आर. दास, अहमदाबाद के मेयर विट्ठल भाई पटेल, पटना के मेयर राजेंद्र प्रसाद और इलाहाबाद के मेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया।
1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष यानी स्पीकर चुना गया, जो कि स्वराजियों की एक प्रमुख उपलब्धि थी। जून 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु से स्वराज दल को गहरा धक्का लगा। ध्यातव्य है कि चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। नवंबर 1926 के चुनावों में स्वराजियों को हार का सामना करना पड़ा। लाहौर अधिवेशन में पारित प्रस्तावों और सविनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ जाने के कारण 1930 में स्वराजियों ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया। तो इस प्रकार स्वराज पार्टी का अंत हो गया। तो आगे हम कुछ जानकारी साइमन कमीशन के बारे में जानते हैं, जो कि 1927 से 28 में रही। 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो ये जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति तो 10 साल के बाद की जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 साल पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी, 8 नवंबर 1927 को, क्योंकि उसे आशंका था कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। साइमन आयोग की नियुक्ति राज्य सचिव बर्किन हेड ने की थी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों का अंग्रेज होना ही विरोध का कारण बना। 7 सदस्यों का अंग्रेज होना ही विरोध का कारण बना, इसलिए श्वेत कमीशन कह करके इसका बहिष्कार किया गया। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी। तत्कालीन राजनीतिक दलों में लिबरल फेडरेशन, भारतीय औद्योगिक वाणिज्य कांग्रेस, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, जिन्ना गुट आदि ने आयोग का बहिष्कार किया। संपूर्ण भारत में इसका विरोध हुआ। केवल मोहम्मद शफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन व केंद्रीय सिख संघ ने इसका विरोध नहीं किया। जहां जहां आयोग गया वहां वहां साइमन गो बैक का नारा दिया गया और देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। 1928-29 के बीच कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की। आयोग ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में विचार होना था। साइमन कमीशन इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक निर्णायक दौर में पहुंचा दिया। साइमन विरोधी इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक निर्णायक दौर में पहुंचा दिया। इसके बाद नेहरू पार्टी बनी 1928 में। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय ही अनुदार दल यानी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार में भारत सचिव लॉर्ड बर्किन हेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वे एक ऐसा संविधान बना करके तैयार करें जो कि सामान्यतः भारत के सभी लोगों को मान्य हो। भारतीय नेताओं द्वारा इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में आयोजित प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें एक ऐसे संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें कि पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। इसके बाद मई 1928 में बंबई में हुए दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई। मोतीलाल नेहरू की समिति के सदस्यों में तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, M.S. रैने, मंगल सिंह, अली इमाम, G.R. प्रधान, शोएब कुरैशी इत्यादि थे। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। रिपोर्ट में की गई सिफारिशें क्या थी? सिफारिशें थी भारत को डोमिनियन यानी अधिराज्य का दर्जा मिले, भारत का संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा, मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा, केंद्र और प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाए, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाए। इसके साथ ही सिंध को बंबई से पृथक करके एक पृथक प्रांत बनाया जाए, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक स्तर प्रदान किया जाए, देशी राज्यों के अधिकारियों और विशेषाधिकारों को सुनिश्चित किया जाए, उत्तरदायी शासन के बाद ही किसी राज्य को संघ में शामिल किया जाए। गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर ही रहेगी। भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय और लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग अस्वीकार कर अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव किया जाए, लेकिन ये व्यवस्था उन प्रांतों में लागू न किया जाए जहां पे मुसलमान बहुसंख्यक हो। वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, धर्म का हर प्रकार के राज्यों से पृथककरण, भाषाई आधारों पर प्रांतों के गठन का भी प्रावधान किया गया।
कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति जैसे युवा नेता डोमिनियन स्टेट्स की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। इस मुद्दे को लेकर के 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के भीतर मतभेद उत्पन्न हो गया। दुर्भाग्य से सर्वदलीय सम्मेलन रिपोर्ट स्वीकार नहीं कर सका। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति आदि ने इसका विरोध किया और पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए 1928 में इन्होंने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कर दी। कब की? 1928 में। इसके बाद मुस्लिम और हिंदू संप्रदाय की क्या प्रतिक्रिया रही? नेहरू रिपोर्ट के रूप में देश के भावी संविधान की रूपरेखा का निर्माण राष्ट्रवादी नेताओं की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यद्यपि आरंभ में उन्होंने प्रशंसनीय एकता प्रदर्शित की, लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे को लेकर के धीरे धीरे उनके बीच विवाद गहरा हो गया। दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में अनेक प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने 4 मांगों को संविधान के प्रस्तावित मसौदे में जोड़ने की मांग की। वो मांग था, सिंध को एक अलग राज्य बनाया जाए, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को वही दर्जा दिया जाए जो अन्य प्रांतों को मिला है, केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व मिले, पंजाब और बंगाल में प्रतिनिधित्व का अनुपात आबादी के अनुरूप हो और अन्य प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटों का मौजूदा आरक्षण बरकरार रहे। ये मांगी थी। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इन मांगों को लेकर के मतदान की प्रक्रिया शुरू होते ही जिन्ना ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके परिणामतः मुस्लिम लीग सर्वदलीय सम्मेलन से अलग हो गया और मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी और आगा खां के गुट से जाकर के मिल गए। इसके बाद मार्च 1929 को जिन्ना ने अलग से 14 सूत्रीय मांगे पेश की। यहीं से आधुनिक भारतीय इतिहास में ब्रिटिश द्वारा बोया गया सांप्रदायिकता का बीज पेड़ का रूप धारण किए हुए सामने आया। इसके बाद हुआ कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो कि पूर्ण स्वराज की मांग थी 1929 में। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में स्पष्ट रूप से कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई है और अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग बुलंद की जाए। इस अधिवेशन में कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए गए। वो प्रस्ताव था, नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया जाए। लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अर्थ अब से पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा। इससे अब राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। सम्मेलन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच फहराया। कांग्रेस कार्य समिति ने तय किया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा और अब से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने लाहौर अधिवेशन में ही गांधी जी को ये अधिकार दे दिया कि वह देश में सविनय अवज्ञा यानी सिविल नाफरमानी आंदोलन छेड़ दें। इसके बाद गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्रीय मांगे आई, जो कि 31 जनवरी 1930 को आई। गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्रीय मांगे रखी। तो वो जो मांगे थी 11 सूत्रीय गांधी जी की, वो थी सेना के व्यय और सिविल सेवा के वेतनों में 50% की कटौती, डाक आरक्षण बिल पास किया जाए, पूर्ण शराबबंदी की जाए, राजनीतिक बंदियों की रिहाई की जाए, आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार हो, हथियार कानून में सुधार करके आत्मरक्षा के लिए भारतीयों को बंदूकों इत्यादि के लाइसेंस की स्वीकृति प्रदान की जाए, रुपया स्टर्लिंग के विनिमय अनुपात को घटा करके 1 शिलिंग 4 पेंस करना, वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान करना, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीयों के लिए आरक्षित करना, भूमिकर में कटौती हो और उस पर काउंसलिंग का नियंत्रण हो, और 11वां था नमक कर व नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त करना। ये 11 सूत्रीय मांग गांधी जी ने रखा। गांधी जी की इस मांग पर सरकार ने कोई भी सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। इसके बाद 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। इसके बाद एक बॉक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ध्यातव्य हो कि 11 सूत्रीय मांगों को गांधी जी के द्वारा अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया गया था। इन 11 सूत्रीय मांगों को गांधी जी के द्वारा अपने पत्र यंग इंडिया में पेश किया गया था। इसके बाद हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। गांधी जी ने अपने 11 सूत्रीय मांगों के न माने जाने पर इरविन को एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा था, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की। गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील, कुछ मानक स्रोतों में 241 मील की मान्यता है, तो इन मीलों की लंबी पदयात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव में पहुंचे, जिसे कि दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठा करके नमक कानून को तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्ति हेतु मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान को। आंदोलन संबंधी क्या क्या गतिविधियां हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में समूचे भारत में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी राजनेता श्री राजगोपालाचारी ने तंजौर के समुद्र तट पर त्रिचनापल्ली से वेदारियम तक नमक यात्रा किया। मालाबार में वायकोम सत्याग्रह के नेता के कल्पन ने कालीकट से पिन्नौर तक नमक यात्रा की। आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में काम करने के उद्देश्य से शिविरम यानी सैनिक शिविरों की तर्ज पर शिविरम स्थापित किए गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रबल रूप बम्बई, जो कि वर्तमान का गुजरात है, बम्बई की दरासना में मिला था। यहाँ पर सरोजनी नायडू, मणिलाल और इमाम साहब के साथ हजारों सत्याग्रहियों ने दरासना नामक कारखाने पर हमला किया। कारखाने की रक्षा के लिए पुलिस ने कठोर दमनात्मक कार्रवाई की थी, जिसका उल्लेख अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने किया था। असम के सिलहट स्थान से बंगाल के नोआखली समुद्र तट तक यात्रा कर नमक कानून तोड़ने का प्रयास किया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका निकाली। उत्तर पश्चिमी सीमा पर आंदोलनकारियों से निपटने में सरकार को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आंदोलनकारियों को दबाने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट की कुछ टुकड़ियां पेशावर भेजी गई। गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर आंदोलनकारियों से निपटने में सरकार को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंदोलनकारियों को दबाने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट की कुछ टुकड़ियां पेशावर भेजी गई। गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। उत्तर पूर्व के जनजातियों ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। 13 वर्षीय युवा नागा महिला रानी गैडिनल्यू ने अपना नागा साथियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया। कालांतर में नेहरू ने गैडिनल्यू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। इस आंदोलन को अंग्रेजों के द्वारा कठोर दमनात्मक प्रतिक्रिया के द्वारा दबाया गया। इसी समय साइमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। तो लंदन में आयोजित ये सम्मेलन पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें कि ब्रिटिश शासकों के द्वारा भारतीयों को बराबर दर्जा दिया गया। इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें कि मुख्य रूप से शामिल थे हिंदू महासभा से जयकर और वीएस मुंजे, उदारवादी नेता सीवाई चिंतामणि और टीवी सप्रू, मुस्लिम लीग से आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना और फजलुल हक, सिख से सरदार संपूर्ण सिंह, एंग्लो इंडियन से केटी पॉल, दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और देसी रियासतों से 16 नरेश इसमें शामिल हुए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। ध्यातव्य है कि इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने इस सम्मेलन का सभापतित्व किया। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी। इस तरह अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, लेकिन उपस्थित प्रतिनिधियों में एकता का अभाव था। सम्मेलन के निष्कर्षों में ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय संघ का निर्माण, प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी शासन और केंद्र में द्वैध शासन पर सहमत हुई। तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी और इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई। 5 मार्च 1931 को अंततः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो कि गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौते पर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने हस्ताक्षर किया, जबकि सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए। तो क्या है गांधी इरविन समझौता, जिसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं? 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ था। इस समझौते को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है, जो कि दिल्ली समझौता है। सरोजनी नायडू ने इसे 2 महात्माओं का मिलन कहा था। इस समझौते के अंतर्गत जो शर्तें वायसराय इरविन के द्वारा मानी गई थी, वो शर्तें थी: जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप हैं उन्हें छोड़ करके शेष को रिहा कर दिया जाए, भारतीय समुद्र किनारे नमक बना सके, भारतीय लोग शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं, और सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। ये शर्तें मानी गई थी इरविन के द्वारा। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने कुछ बातों को स्वीकार किया था। क्या क्या बातों को स्वीकार किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा,
कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी। ये जो शर्तें थी वो गांधी जी के द्वारा स्वीकार की गई, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने स्वीकार किया। गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस के नेताओं ने स्वागत किया। श्री के.एम. मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा। इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा गया। लेकिन इस समझौते के कारण कांग्रेस के वामपंथी विशेषकर युवा वर्ग में गंभीर असंतोष था। युवा कांग्रेसी नेताओं में गांधी जी के प्रति असंतुष्ट का कारण क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से न बचा पाने की वजह से था। इन तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी पर लटका दिया गया था। मार्च 1931 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ। युवाओं के द्वारा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। कराची अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज के साथ गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया। साथ ही पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मरेगा। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी सैमुअल होर भारत सचिव और वेलिंगटन भारत के वायसराय बन चुके थे। इस सम्मेलन में गांधी जी के साथ राजपूताना नामक जहाज में महादेव देसाई, मनमोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला और मीराबेन भी थी। कांग्रेस कार्य समिति की एक और सदस्य सरोजनी नायडू भी इसमें भाग लेने गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा था। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा की मांग की थी, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था। अतः सांप्रदायिक गतिरोध के कारण सम्मेलन दिसंबर में समाप्त कर दिया गया। इसी सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 28 दिसंबर 1931 को गांधी लंदन से खाली हाथ निराश बंबई पहुंचे। स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा कि ये सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। भारत आकर के गांधी जी ने वेलिंगटन, जो कि वायसराय था, उससे मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने मिलने से मना कर दिया। दूसरी तरफ गांधी इरविन समझौते को भी सरकार ने दफन कर दिया। अंततः मजबूर होकर के गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करने की घोषणा की। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1932 से 1934 तक चला। जनवरी 1932 में कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया। इस बीच देश के अनेक भागों में किसानों में असंतोष की लहर फैल चुकी थी। विश्वव्यापी मंदी के कारण कृषि उपजों के दाम गिर गए थे। लगान और मालगुजारी का बोझ उनके लिए असहनीय हो गया। आंदोलन शुरू होने के शीघ्र बाद शीर्ष नेताओं गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खां, जो कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में थे, आदि को गिरफ्तार करके सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। आपातकालीन शक्तियों से संबंधी अध्यादेश सरकार द्वारा निकाले गए। प्रदर्शनकारियों और सत्याग्रहियों पर लाठियों से प्रहार किया गया। गांवों में कर अदा न करने वाले किसानों की जमीन, पशु, मकान आदि को जब्त कर लिया गया। सरकार ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय प्रमुख नेताओं समेत बड़ी संख्या में, कुछ स्रोतों में ये संख्या 1 लाख से ऊपर बताई गई है, बड़ी संख्या में लोगों को जेल भेजा। अप्रैल 1934 में गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। 1934 में इसके बाद आया सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड 1932 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया, जिसे कि सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है, कम्युनल कहा गया है। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित रखी गई, जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों के द्वारा किया जाना था। मुस्लिम, सिख और ईसाई के साथ ही इस नए पंचाट के दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मान करके हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इसके बाद कुछ जानकारी पूना पैक्ट के बारे में लेते हैं, जो कि सितंबर 1932 में आया। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने जेल में यरवरदा जेल में
यरवदा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया था, जेल में ही 20 सितंबर को। इसी समय टैगोर ने गांधी जी के बारे में कहा कि भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए ये उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर व प्रेम के साथ अनुकरण करेंगे। मनमोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से सितंबर 1932 में गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक व्यवस्था समाप्त कर दी गई और विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर के 147 आरक्षित कर दी गई और केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। आगे हम बात करते हैं गांधी जी और हरिजन उत्थान के बारे में। तो दलित वर्गों को हरिजन नाम गांधी जी ने ही दिया था। पूना समझौता के बाद गांधी जी की रुचि अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन से हुआ था। पूना समझौता के बाद गांधी जी की रुचि अस्पृश्यता विरोध आंदोलन के प्रति अधिक हो गया। इसी समय उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना और हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। सितंबर 1932 में 8 मई और 16 अगस्त 1933 को गांधी जी अछूतों के प्रति हिंदुओं के दुर्व्यवहार पर पश्चाताप और हरिजन सेवा में लगे कार्यकर्ताओं के समर्थन में देश से अस्पृश्यता को जड़ सहित समाप्त करने के उद्देश्य से अनशन पर बैठे। 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ कर दी। लगभग 9 महीने तक उन्होंने देश का दौरा करते हुए 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। यात्रा के दौरान उन्हें कई स्थानों पर काले झंडे दिखाए गए। उनकी सभाओं को भंग कर दिया गया और उनके विरुद्ध पर्चे बांटे गए। इसके बाद होता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक तृतीय गोलमेज सम्मेलन चला। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की गतिविधियों से आबाधित ब्रिटिश सरकार ने अपने सांविधानिक सुधारों को जारी रखा। 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का लंदन में आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। 24 दिसंबर 1932 को सम्मेलन की समाप्ति के बाद श्वेत पत्र जारी किया गया। श्वेत पत्र पर विचार के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति गठित की गई। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल होर द्वारा भारत शासन अधिनियम हेतु ब्रिटिश संसद में बिल पेश किया गया। ब्रिटिश सम्राट ने अगस्त 1935 में इस विधेयक पर अपनी सहमति दे दी। ये विधेयक भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना गया। इसके बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। वर्ष 1934 में कांग्रेस के बहुत बड़े भाग ने कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए एक पृथक दल के गठन पर बल दिया। इसी उद्देश्य से जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी ने मिलकर के बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। इसके अन्य सहयोगी नेता थे अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में समाजवाद का लक्ष्य विश्व में फांसीवाद और प्रतिक्रियावादी के विरुद्ध रहते हुए संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संघर्ष को केंद्रित रखने का रखा गया। नेहरू का यह प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में अस्वीकृत हो गया। इसके बाद प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडलों का गठन हुआ 1937 में। 1936 में लखनऊ और फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सभी गुट चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। जनवरी-फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बंबई, असम और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके आई। केवल बंगाल, पंजाब और सिंधे में ही कांग्रेस बहुमत से वंचित रह गई थी। 19 जुलाई 1937 में कांग्रेस ने मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई और उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए। इस तरह कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार का गठन किया। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार का गठन किया। इसके बाद यहाँ पे यह है प्रांतों के प्रधानमंत्री कौन कौन बने थे। मद्रास के प्रधानमंत्री सी राजगोपालाचारी, बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा, उड़ीसा के BN दास, मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री NB खरे, बाद में रविशंकर शुक्ल, जो कि NB खरे के इस्तीफे के उपरांत बने थे, रविशंकर शुक्ल। संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, बंबई के प्रधानमंत्री BG खेर, असम के प्रधानमंत्री बने सादुल्ला गोपीनाथ बारदोली। सादुल्ला के इस्तीफा के बाद गोपीनाथ बारदोली ने बने प्रधानमंत्री असम के। उत्तर पश्चिमी प्रांत के प्रधानमंत्री डॉक्टर खान साहब बने और सिंध के प्रधानमंत्री अल्लाल बख्श बने। बंगाल के प्रधानमंत्री फजलुल हक बने और पंजाब के प्रधानमंत्री सिकंदर हयात खां बने।
प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक केंद्रीय निरंतर परिषद का गठन किया गया, जिसे संसदीय उप समिति का नाम दिया गया। इसके सदस्य सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समय प्रांत प्रमुखों को प्रधानमंत्री कहा जाता था। कांग्रेस सरकार ने अपने 28 माह के संक्षिप्त शासनकाल में ये प्रमाणित कर दिया कि वो केवल जनसंघर्षों के लिए ही जनता का नेतृत्व नहीं कर सकती है, बल्कि उनके हित में राज सत्ता का भी प्रयोग कर सकती है। इसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नियुक्त किया। 1938 में इसके माध्यम से कांग्रेसी सरकारों ने योजना के विकास में हाथ बटाने के प्रयास किए। इसके बाद कांग्रेस का त्रिपुरी संकट आया 1939 में। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने। वे गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को परास्त करके दूसरी बार अध्यक्ष बन चुके थे। इस हार को गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार बताया। चुनाव के बाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के द्वारा अध्यक्ष को गांधी जी की इच्छा अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्त करने को कहा गया, लेकिन गांधी जी ने सलाह देने से इनकार कर दिया। इस स्थिति में अंततः सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस से पृथक होकर के 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। इसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव, जो कि 8 अगस्त 1940 में आया है। अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस के मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 में रामगढ़, जो कि तत्कालीन का बिहार है, रामगढ़ में आयोजित किया गया। इसमें ब्रिटिश सरकार के समक्ष ये प्रस्ताव रखा गया कि केंद्र में अंतरिम सरकार गठित की जाएगी। लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे कि अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया, जिसमें अंतरिम सरकार के गठन करने की मांग को खारिज कर दिया गया। अगस्त प्रस्ताव में कुछ प्रावधान शामिल थे। वो प्रावधान था, युद्ध के बाद एक प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा, एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। ये 2 प्रावधान शामिल थे। वायसराय कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, जो कि भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, किया जाएगा। कांग्रेस के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण मुस्लिम लीग ने भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग और उसके बाद आई मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग। क्या थी मांग? खिलाफत व असहयोग में हिंदू मुस्लिम एकता का जो दृश्य देखने को मिला था, वो अब सांप्रदायिकता में बदल चुका था। कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को प्रायः मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर के इकबाल ने 1930 में लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में द्वितीय राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 1933 से 35 के बीच कैम्ब्रिज में पढ़ने वाली चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा। इनके परिकल्पित पाकिस्तान में पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को शामिल होना था। इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में फजलुल हक और सिकंदर हयात खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता 1942 में क्रिप्स प्रस्तावों में मिली। प्रस्तावों में व्यवस्था की गई थी कि ब्रिटिश भारत का कोई भी राज्य यदि भारतीय गणराज्य से अलग होना चाहे तो उसे आज़ादी मिलेगी। 23 मार्च 1943 को लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 23 मार्च 1943 को। सरकार की बांटो और राज करो की नीति ने पृथक पाकिस्तान की मांग को संरक्षण प्रदान किया। इसके बाद हुआ है व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो कि 17 अक्टूबर 1940 को हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध और युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। ये विचारधारा गांधी जी की थी। इस सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से शुरू हुआ। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। 2 चरण में चलने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण जनवरी 1941 में शुरू किया गया, 1941 में। इस सत्याग्रह में लगभग 25,000 सत्याग्रही जेल गए, जिसमें कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता व विधानमंडल के सदस्य भी शामिल थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है।
इसके बाद मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई। जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से उसके प्रतिद्वंदी राष्ट्र परेशान हो गए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन आदि देश ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाल रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, जो कि एकल प्रतिनिधि था। क्रिप्स प्रस्ताव की मुख्य विशेषता क्या थी? क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है जितनी जल्द संभव हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना, यानी युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट्स दिया जाएगा। युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसे कि पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा और उसे राष्ट्रकुल से अलग होने का अधिकार भी होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें कि ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संविधान सभा के द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर ही लागू कर सकेगी। पहली शर्त, जो प्रांत इससे सहमत नहीं होंगे वे इसे अस्वीकार कर पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं, या फिर वे पूर्णतः स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तब भी ब्रिटिश सरकार को कोई भी आपत्ति नहीं है। पाकिस्तान की मांग के लिए इस व्यवस्था के तहत गुंजाइश बनाई गई। और दूसरी शर्त थी, भारतीय संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों का हित, यानी सुरक्षा, आश्वासन, प्रतिनिधित्व व विकास आदि हितों को लेकर के एक समझौता होगा। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें कि भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। अंततः क्रिप्स की भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की जगह डोमिनियन स्टेट्स, संविधान सभा में रियासतों के शासकों के द्वारा नामांकित लोगों की मौजूदगी और भारत के संभावित विभाजन पर कड़ी आपत्ति थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के द्वारा कहा गया कि केवल भविष्य के वादों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से संतुष्टि प्राप्त होगी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक, यानी पोस्ट डेट चेक, और ऐसे बैंक का नाम जो टूट रहा है, कहा। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्तावों को। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब मैंने इन प्रस्तावों को पढ़ा तो बुरी तरह मायूस हुआ। मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों की आलोचना इसलिए की क्योंकि इसमें पृथक निर्वाचक मंडल और सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की मांग नहीं मानी गई। इसके बाद हुआ भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरता और लड़ाकूपन का अद्वितीय मिसाल है जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला करके रख दी। क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें कि अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ो और जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया गया था। गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि अगर संघर्ष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। फलतः कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अपनी बैठक बुलाई। इसमें संघर्ष के निर्णय को स्वीकृति दे दी गई। अगले महीने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक ग्वालियर टैंक में हुआ, बंबई में, जहां इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ग्वालियर टैंक, बंबई में 8 अगस्त 1942 को हुआ। इस बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया और कुछ घोषणाएं की गई। वो घोषणाएं थी, भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त कर दिया जाए। घोषणा की गई, स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फांसीवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से अपनी रक्षा स्वयं करेगा। अंग्रेजों की वापसी के बाद कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग का समर्थन किया जाएगा और गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेता घोषित किया जाएगा। इसके बाद कई वर्गों को गांधी जी द्वारा निर्देशित किया गया। विभिन्न वर्गों को, अलग अलग वर्गों को गांधी जी के द्वारा निर्देश किया गया। इन निर्देशों की घोषणा ग्वालियर टैंक में कर दी गई थी। क्या क्या घोषणा की गई, क्या क्या निर्देश दिया गया? सरकारी सेवक नौकरी ना छोड़े, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपने निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब आज़ादी हासिल होने तक अपने इस निर्णय पर अटल रह सके। यदि कोई जमींदार सरकार विरोधी हो तो कृषक पारस्परिक हित के आधार पर तय किया गया लगान अदा करते रहें, लेकिन यदि कोई जमींदार सरकार समर्थक हो तो उसे लगान अदा करना बंद कर दे।
राजा महाराजा जनता को सहयोग करें और अपनी प्रजा की संप्रभुता स्वीकार करें। देशी रियासतों के लोग शासकों का सहयोग तभी करें जब वे सरकार विरोधी हो और सभी स्वयं को राष्ट्र का एक अंग घोषित करें। इसी अवसर पर गांधी जी ने लोगों से कहा कि एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बताता हूँ जिसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और प्रत्येक सांस में व्यक्त कर सकते हैं। ये मंत्र है करो या मरो, यानी या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। इसके बाद आंदोलन का प्रसार हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को गांधी जी और कांग्रेस के मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया। सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। साथ ही कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करके अहमदनगर जेल में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना बांकीपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, जो बाद में जेल की दीवार फांद करके फरार हो गए। और आजाद दस्ता नामक दल का गठन किया गया भूमिगत कार्यवाही चलाते हुए, और भूमिगत होकर के आंदोलन चलाते रहे। करो या मरो का नारा समूचे राष्ट्र में गूंज उठा। वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश बढ़ गया। जगह जगह हिंसक कार्यवाही की जाने लगी। अहमदाबाद, मद्रास, बंगलौर, सहारनपुर आदि में मजदूरों की हड़तालों से कारखाने बंद हो गए। संचार साधनों को नष्ट कर दिया गया। रेलवे लाइन उखाड़ दी गई। बिजली के तार काट दिए गए। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाकखाने, सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। इसके बाद 1942 के आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास और बम्बई में था, लेकिन इसकी भागीदारी समूचे भारत में देखी गई। सितंबर 1942 के बाद बढ़ते हुए ब्रिटिश दमन के विरुद्ध ये आंदोलन भूमिगत हो गया। गिरफ्तारी से बचे नेता जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली आदि ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया और कांग्रेस की रणनीतिक कार्यवाहियों और महत्वपूर्ण सूचनाओं आदि का रेडियो प्रसारण के द्वारा संचालन किया। भूमिगत नेता जिसमें सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका भी शामिल थे, जो कि बम, गोला बारूद जैसी सामग्री एकत्र कर गुप्त संगठनों में बांटते थे। ध्यातव्य हो, रेडियो प्रसारण का कार्य सर्वप्रथम उषा मेहता ने शुरू किया था। आंदोलन के प्रति दमनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 21 दिन के लिए फरवरी 1943 में 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। उपवास शुरू करते हुए देश विदेश में उन्हें रिहा करने की मांग तीव्र हो गई। राजभक्त, एमएसएनई, एनआर सरकार और एचपी मोदी ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 7 मार्च 1943 को गांधी जी ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण सरकार ने 6 मई 1944 को उन्हें कैद से रिहा कर दिया। ध्यातव्य है कि गांधी जी के जेल से रिहा होने के पहले ही उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी व निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, आमरण अनशन के कारण आगा खां पैलेस में कैद गांधी जी के स्वास्थ्य में जब तेजी से गिरावट आ रही थी, तो चिकित्सकों के परामर्श पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा विचार किया गया था कि यदि गांधी जी मर जाते हैं तो बंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। इसके बाद होता है समानांतर सरकार की स्थापना। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, सतारा में वाईवी चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया। ये सरकारें 1944 व 1945 तक चली। बंगाल के मेदिनीपुर जिले में तामलुक नामक स्थान पर तामलुक जातीय सरकार की स्थापना की गई। तामलुक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई। यहाँ की सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। इसका अस्तित्व सितंबर 1944 तक रहा। इसके अलावा उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार चली। सतारा की समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रही। औंधे रियासत के राजा ने, जिसके राज्य का संविधान गांधी जी के द्वारा तैयार किया था, इस सब में काफ़ी मदद की। आंदोलन में आम जन की भागीदारी कैसी थी? युवक की भागीदारी की बात करें तो मुख्य रूप से स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाएं, स्कूल कॉलेज की छात्राओं ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता के नाम इनमें प्रमुख थे। किसानों की भागीदारी की बात करें तो पूरे आंदोलन में इनकी सक्रिय भागीदारी रही। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और संयुक्त प्रांत किसानों की गतिविधियों के मुख्य केंद्र थे। सरकारी अधिकारियों की बात करें तो विशेष रूप से प्रशासन और पुलिस के निचले तबके से संबद्ध अधिकारियों ने आंदोलन में सहयोग दिया। फलतः इस तबके के सरकारी अधिकारियों से सरकार का विश्वास समाप्त हो गया था।
तबके के सरकारी अधिकारियों से सरकार का विश्वास समाप्त हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी की भागीदारी की बात करें तो यद्यपि इनका निर्णय आंदोलन का बहिष्कार करना था, फिर भी स्थानीय स्तर पर सैकड़ों कम्युनिस्टों ने आंदोलन में भाग लिया था। देशी रियासतों की बात करें तो इनका सहयोग सामान्य था। इस आंदोलन में मुसलमानों का योगदान संदेहास्पद था। फिर भी मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों ने भूमिगत नेताओं को अपने घरों में पनाह दिया था। तो आंदोलन की प्रक्रिया कैसी थी? प्रतिक्रिया। मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट आंदोलन का इसलिए विरोधी था क्योंकि इनका विश्वास था कि अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ जंगल राज उत्पन्न हो जाएगा। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 में कराची में हुए अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया, यानी डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया। अति उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन को अविचारित और असामयिक माना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन के बारे में कहा कि कानून व व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है जब दुश्मन हमारी सीमा पर है। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज व सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस अचानक गायब हो गए। वे कलकत्ता से पेशावर होते हुए रूस पहुंचे और फिर मार्च में बर्लिन। जर्मनी पहुंच करके उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए हिटलर से मदद मांग करके और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना के अधिकारी थे। मोहन सिंह 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया गया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। सुभाष चंद्र बोस को 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। जर्मनी, जापान और उनके समर्थक देशों ने इस सरकार को मान्यता भी दी थी। इस सरकार ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट भी बनाई। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड रखे गए। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। जापान की सेना द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप पे सुभाष चंद्र बोस की सरकार को सौंप दिया गया। जापान की सेना द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस की सरकार को सौंप दिया गया। अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। अप्रैल 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा मोइरांग में फहराया गया, मणिपुर में। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ ही आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को भी जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से जापान की ओर भागे। वह ताइपेई हवाई अड्डा पर एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 में मारे गए। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से जापान की ओर भागे। संभवतः वह ताइपेई हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को मारे गए। इसके बाद इस बॉक्स में है CR फॉर्मूला या राजाजी फॉर्मूला 1944। राजगोपालाचारी द्वारा, जो मद्रास के एक प्रभावशाली नेता थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते के पूर्ण पक्षधर थे। 1944 में गांधी जी की स्वीकृति से उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की योजना प्रस्तुत की। वो योजना थी मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, प्रांतों में अस्थायी सरकारों की स्थापना के कार्य में मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहायता करे, युद्ध समाप्ति के बाद एक कमीशन उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत में उन क्षेत्रों को निर्धारित करे जहां पे मुस्लिम स्पष्ट बहुमत में है। इस क्षेत्र में जनमत सर्वेक्षण कराया जाए और उसके आधार पर तय किया जाएगा कि वो भारत में रहना चाहते हैं या नहीं। देश के विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों जैसे प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार तथा आवागमन इत्यादि के संबंध में दोनों के मध्य संयुक्त समझौता किया जाए। इस योजना को पूरी तरह से तभी लागू किया जाएगा जब अंग्रेज पूर्ण रूपेण सत्ता हस्तांतरित कर दे। एक नोट है, जिन्ना ने इस फॉर्मूले को ये कह करके अस्वीकृत कर दिया कि उन्हें दीमक लगा सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए। इसके बाद आता है लाल किला मुकदमा 1945 में। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के आत्मसमर्पण के बाद सरकार ने उन पर निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप पर लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध समूचे देश में आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद फौज राहत और जांच समिति का गठन किया। बचाव पक्ष के वकीलों में भूलाभाई देसाई प्रमुख थे और उनके सहयोगी हेतु तेज बहादुर सप्रू, काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू ने भी अदालत में बहस किया।
आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुलबख्श सिंह, श्री प्रेम सहगल व शहनवाज पर मुकदमा चलाया गया। वैसे तो कोर्ट मार्शल ने उन्हें दोषी पाया, लेकिन लॉर्ड वेवेल जो उस समय वायसराय था, उसने समकालीन परिस्थिति को भांपते हुए उनका दंड क्षमा कर दिया। इसके बाद वेवेल योजना तथा शिमला सम्मेलन होता है 1945 में। अक्टूबर 1943 में लिथिको की जगह लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बनकर के आए। इस समय भारत की स्थिति अत्यधिक तनावपूर्ण था। 14 जून 1945 को वेवेल के द्वारा वेवेल योजना प्रस्तुत की गई, जिसके प्रावधान थे केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन हो, जिसमें कि वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा शेष सदस्य भारतीय हो। कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी, जिससे तब तक देश का शासन चलाना था जब तक नए स्थायी संविधान पर आम सहमति नहीं हो जाती है। वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श करते हुए जून 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में जिन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्य लीग से ही लिए जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग ही सभी मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। ये सम्मेलन की असफलता का प्रमुख कारण था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया है, गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, लेकिन वे शिमला में उपस्थित रहे थे। शाही नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946 तक चला था। क्या है ये विद्रोह? रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई थी, जब बंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया था। सैनिकों की मांग ये भी थी कि वे नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, उसको रिहा कर दिया जाए। नौसेना के इस विद्रोह को बंबई, कराची के नाविकों का पूरा सहयोग मिला था। इस नौसेना विद्रोह में इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए। इस विद्रोह के समर्थन में बंबई में एक अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया था। उनके प्रदर्शनों में 3 झंडे एक साथ चलते थे, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा झंडा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा चलता था। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया। फरवरी 1946 में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल यानी कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। भारत में कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हुए पैट्रिक लॉरेंस ने कहा कि इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना और अंतरिम सरकार हेतु आवश्यक प्रबंध करना है। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान थे। कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया। ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों को मिलाकर के एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होना चाहिए, जो रक्षा, विदेशी मामले और संचार साधनों की देखभाल करे और इसके लिए आवश्यक कर लगाए। संघ की कार्यपालिका और विधानमंडल में ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। किसी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक मुद्दों पर यह आवश्यक हो कि विधानमंडल में दोनों मुख्य संप्रदायों, हिंदू व मुस्लिम, दोनों के विधायक यानी दोनों के प्रतिनिधि अलग अलग मत देकर के उसका समर्थन करें। केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी मामलों में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त होगी और अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिडुअल पावर उन्हीं में निहित होगी। प्रांतों को ग्रुप या समूह या गुट बनाने का पूरा अधिकार होगा। साथ ही इन गुट या समूहों के क्या क्या अधिकार होंगे इसका भी निर्धारण वो खुद से करेंगे। समूह क में हिंदू बहुमत वाले 6 प्रांत होंगे, 6 प्रांत निहित होंगे। मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा निहित किए गए हैं। समूह ख में मुस्लिम बहुमत वाले 3 प्रांत, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र रखे गए हैं। बंगाल और असम को समूह ग में रखा गया है। मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नरी के प्रांत दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग को समूह क में तथा बलूचिस्तान को समूह ख में रखा गया है। संविधान के गठन के संबंध में कैबिनेट मिशन ने वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन व्यवस्था को खारिज करते हुए प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य के अप्रत्यक्ष निर्वाचित की व्यवस्था को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन ने एक अंतरिम सरकार के गठन का भी सुझाव दिया। इसके बाद 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव हुआ था।
296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और 15 सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त हुआ। इस तरह मुस्लिम लीग, जो कि पूर्णतः आच्छादित हो गई थी, उसने 29 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार किया और 16 अगस्त को सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा की। इस अवसर पर कलकत्ता में हजारों लोग लूटे गए। प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू बहुसंख्यक प्रांत बिहार के मुसलमानों पर अत्याचार हुआ। इसके प्रतिकार के रूप में नोहाखली और टिपड़ा में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। गांधी जी शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए नोहाखली गए। गांधी जी के विवेक और साहस को देख करके ही माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी। माउंटबेटन ने संविधान सभा के चुनाव के बाद 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में पहली बैठक हुई। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, लेकिन 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ। संविधान सभा कई समितियों में विभक्त की गई थी। अंतरिम सरकार का गठन होता है। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 19 अगस्त 1946 में वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। अंतरिम सरकार के सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, राजगोपालाचारी, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार वल्लभ देव सिंह, जगजीवन राम, CH भाभा इत्यादि शामिल थे। पंडित नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ अपने पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल में 3 मुस्लिम सदस्य थे जो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। लीग अपने 5 मनोनीत सदस्यों के साथ सरकार में प्रवेश कर सके, इसके लिए द्वार खुला रखा गया। अक्टूबर 1946 में अंतरिम सरकार में लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हो गए। मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना सहयोगी नहीं बल्कि पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का स्वार्थ निहित था। नवंबर 1946 में वायसराय ने संविधान सभा की पहली बैठक हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों को निमंत्रण भेजा। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बहुल राज्यों में लागू नहीं होंगे। इसके बाद 20 फरवरी 1947 को एटली की घोषणा हुई। ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि वे जून 1948 में पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन की योजना आई। 3 जून को ये योजना आती है। 22 मार्च को 1947 को भारत के अंतरिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका एकमात्र उद्देश्य था अतिशीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना। लगभग 2 महीने की बातचीत के उपरांत माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः 20 फरवरी 1947 को एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की गई। कांग्रेस की ओर से विवशता की स्थिति में पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने विभाजन योजना को स्वीकार किया, लेकिन गांधी जी अंत तक विभाजन का कड़ा विरोध करते रहे। गांधी जी के शब्दों में, यदि सारा भारत भी आग की लपट में घिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो वो मेरे मृत शरीर पर ही होगा, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ भारत को विभाजित नहीं होने दूंगा। लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार के काल में पैदा हुई परेशानियों से थक करके वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, ये वल्लभ भाई पटेल ने कहा थक करके। अंततः 3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना के अलावा 3 जून योजना भी कहा जाता है। योजना के कुछ मुख्य बिंदु थे। पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनकी प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियनों तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा ये पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। योजना में कांग्रेस की भारत की एकता की मांग को अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश की गई, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खां
खान अब्दुल गफ्फार खान ने विभाजन पर आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। अंत में नेहरू, पंत, कृपलानी और गांधी जी ने भी विभाजन स्वीकार कर लिया। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्री बर्ड प्लान तैयार किया। यह योजना सर हेस्टिंग्स, सर जॉर्ज एबल, लॉर्ड माउंटबेटन की एक समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के समूह हेस्टिंग्स इस्मा द्वारा प्रस्तुत की गई, इसलिए इसे इस्मा योजना भी कहा जाता है। इस योजना का विवरण माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था, जिसे कि उन्होंने तुरंत अस्वीकार कर दिया और बताया कि ये योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा को भड़काएगी। अतः इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जा सकता है। इसके बाद 1947 में होता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा 3 जून को माउंटबेटन योजना को स्वीकृति दी गई थी। अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं थी। 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। इसमें भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी जाएगी कि वे चाहें तो भारत डोमेनियन या पाकिस्तान डोमेनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। 15 अगस्त 1947 को भारतीय इतिहास के एक कालखंड का अंत हुआ और दूसरे का प्रारंभ। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनाया गया और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। 14 अगस्त 1947 को जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने और इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की समाप्ति होती है और इस चैप्टर की भी समाप्ति होती है। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।